हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं। डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए डेल्टा यू, डेल्टा एच, क्यू और डब्ल्यू कैलकुलेट करना हम लोग सीख रहे हैं। आइडियल गैस सिस्टम जिसमें कि केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा, फेज चेंज नहीं हो रहा। दो प्रोसेस के लिए हम लोगों ने इन चार पैरामीटर को कैलकुलेट करना सीखा। पहला था आइसोकोरिक और दूसरा था आइसोबारिक। आज हम लोग तीसरा बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रोसेस लेने वाले हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वही चार पैरामीटर डेल्टा यू, डेल्टा एच, क्यू और डब्ल्यू कैलकुलेट करना बढ़िया से सीखेंगे। कैसा प्रोसेस है आइसोथर्मल। आइसो का मतलब क्या, सेम, बराबर। थर्मल का मतलब क्या, टेम्परेचर। यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि ड्यूरिंग द प्रोसेस टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है, उसको हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस के नाम से पुकारते हैं। तो टी कांस्टेंट है कि नहीं। आइसोथर्मल प्रोसेस है, इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट होने का मतलब ये भी हुआ कि इनिशियल टेम्परेचर T1 फाइनल टेम्परेचर T2 के बराबर हुआ। इसका अर्थ ये भी हुआ कि डेल्टा टी का जो वैल्यू होगा वो 0 के बराबर होगा। अब आइडियल गैस सिस्टम है, केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा, फेज चेंज नहीं हो रहा। चार पैरामीटर हमें कैलकुलेट करना है। देखोगे, सब ध्यान से देखोगे। पहला जो पैरामीटर है वो डेल्टा यू। फार्मूला बहुत बार रिपीट किया गया, बढ़िया से याद भी कर लेना है। डेल्टा यू का फार्मूला NCV डेल्टा टी। आइडियल गैस के लिए, सारे ही प्रोसेस के लिए यही फार्मूला होता है। कंडीशन अप्लाइड है, केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए और फेज चेंज भी नहीं होना चाहिए। तो डेल्टा टी का वैल्यू 0, तो डेल्टा यू का वैल्यू भी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए 0 होगा। तो एक पैरामीटर मिल गया डेल्टा यू 0। दूसरा पैरामीटर है डेल्टा एच, एंथैल्पी का चेंज आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। आइडियल गैस है तो आइडियल गैस के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण सूत्र डेल्टा एच के लिए हमेशा ही सारे ही प्रोसेस के लिए NCP डेल्टा टी, है कि नहीं। NCP डेल्टा टी। तो डेल्टा टी तो 0 है ना भाई, तो डेल्टा एच का वैल्यू आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए भी 0 हुआ। यानी डेल्टा यू भी 0 और डेल्टा एच भी 0। कभी भी कह दिया आइडियल गैस है और आइसोथर्मल प्रोसेस है, डेल्टा यू का वैल्यू बताओ, डेल्टा एच का वैल्यू बताओ, दोनों का वैल्यू याद रख लेना है, 0 के बराबर होता है। अब हमें कैलकुलेट करना है क्यू और डब्ल्यू। देखो, क्यू और डब्ल्यू कैलकुलेट करने के लिए ना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डेल्टा यू आपको मिल गया और डेल्टा यू का फार्मूला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्यू प्लस डब्ल्यू होता है और डेल्टा यू 0 है भाई। तो क्यू का वैल्यू माइनस डब्ल्यू के बराबर आ जाएगा। यानी वर्क डन यदि आपने आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए कैलकुलेट कर लिया तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पर हीट का ट्रांसफर आपको मिल जाएगा। अब यहां से जो वर्क डन है, ये जो वर्क डन हम लोग कैलकुलेट करेंगे, दो प्रोसेस के लिए करेंगे। आइसोथर्मल ही होगा, लेकिन आइसोथर्मल में भी दो प्रोसेस होगा। एक होगा रिवर्सिबल और दूसरा होगा इरिवर्सिबल। ये रिवर्सिबल प्रोसेस सुना सुना लग रहा है क्या। शुरुआत में हम लोगों ने सीखा था पहले लेक्चर में कि कोई भी जो प्रोसेस होता है वो दो तरीके से किया जाता है, एक तो रिवर्सिबल वे में और दूसरा इरिवर्सिबल वे में। मैं फिर से याद दिला दूं, रिवर्सिबल इज एन एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस। रिवर्सिबल एक आइडियल प्रोसेस है जो कि बहुत ही स्लो होता है और जिसको कंप्लीट होने में इनफाइनाइट टाइम लग जाता है। लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस एक्चुअल प्रोसेस जो कि फास्ट होते हैं, जो कि कंप्लीट होते हैं, कंप्लीट होने वाला, फास्ट होने वाला प्रोसेस इरिवर्सिबल। तो दो तरह का प्रोसेस हम लोग लेंगे और उनके लिए वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। एक होगा रिवर्सिबल और दूसरा इरिवर्सिबल। यानी क्या सीखा, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, डेल्टा टी 0, डेल्टा यू का वैल्यू 0, डेल्टा एच का वैल्यू 0 और Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू
और W ये जो वर्क डन है दो प्रोसेस के लिए कैलकुलेट करेंगे, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल इज एन एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस एक्चुअल प्रोसेस होता है, वास्तविक प्रोसेस होता है जो कि फास्ट होता है। सर क्वेश्चन में कैसे पता करेंगे कि जो प्रोसेस है रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है? अगर लिख दिया कि रिवर्सिबल प्रोसेस है, इरिवर्सिबल है तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर नहीं लिखा और फिर पहचानने वाली बात हो तो लेक्चर नंबर 1 में भी बताया था, मैं फिर बता रहा हूं, आगे भी जैसे जैसे न्यूमेरिकल आता जाएगा हम बताते जाएंगे। रिवर्सिबल को पहचानने का सबसे बड़ा तरीका यानी क्वेश्चन ग्राफिकल है। आइडियल गैस है और ग्राफ दे दिया, आइडियल गैस के लिए ग्राफ दे दिया तो प्रोसेस रिवर्सिबल ही होगा। और कह दिया कि जो प्रोसेस फास्ट है तो प्रोसेस कैसा होगा? इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। और भी बहुत तरीके हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल को पहचानने का, जिसको कि आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स जो हम लोग करेंगे उसमें पढ़ते रहेंगे। तो आइसोथर्मल प्रोसेस जो कि रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे ये हम लोग सीखते हैं। जब हम लोग वर्क पढ़ रहे थे, बेसिक डेफिनेशन वर्क का पढ़ रहे थे और वर्क का काफ़ी न्यूमेरिकल लिया था तो उसमें 4 केस लिया गया था। उन 4 केस में लास्ट जो केस था वो रिवर्सिबल के लिए था और रिवर्सिबल में जो एग्जाम्पल लिए थे वो रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस ही था। तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ जो फार्मूला हमने रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन का कैलकुलेट किया वो पीछे के वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं, उसका डेरिवेशन हम लोगों ने किया हुआ है। आइसोथर्मल में T कांस्टेंट था, माइनस PdV इंटीग्रेट किया था V1 से लेकर के V2 तक। तो ये फार्मूला वर्क डन का आइसोथर्मल रिवर्सिबल में आया था, है कि नहीं? अगर भूल गए हो तो डेरिवेशन पीछे में जो वर्क हमने पढ़ाया था वहाँ से देख सकते हो। तो देखो भाई ये फार्मूला है रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। कभी भी क्वेश्चन में पूछा तो वर्क डन के लिए ये फार्मूला एकदम रट लेना है। क्या फार्मूला? -nRT ln V2 अपॉन V1 या फिर -nRT ln P1 अपॉन P2। अगर वॉल्यूम की बात करें तो V2 अपॉन V1, प्रेशर की बात करें तो P1 अपॉन P2। ये V1 क्या? इनिशियल वॉल्यूम सिस्टम का, V2 फाइनल वॉल्यूम, P1 इनिशियल प्रेशर सिस्टम का और P2 फाइनल प्रेशर सिस्टम का। सिस्टम क्या है? आइडियल गैस है। ध्यान रहे वॉल्यूम वाला में V2 अपॉन V1 है, प्रेशर वाला में P1 अपॉन P2 है और सारे ही फार्मूले में माइनस लगा है। अगर क्वेश्चन में एलएन वाला लगा रहे हो तो ये वाला फार्मूला, लेकिन एलएन के जगह पर अगर हम लॉग लिखना चाहते हैं यानी लॉग का बेस 10 लिखना चाहते हैं तो लॉग के फॉर्म में एलएन को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए बार बार बताया हूँ, फिर बता रहा हूँ कि अगर एलएन है और लॉग में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करते हैं 2.303 से। तो लॉग वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है तो 2.303 से इस फार्मूले में मल्टीप्लाई करेंगे तो फार्मूला आ जाएगा -2.303 nRT log V2 अपॉन V1, प्रेशर के रिस्पेक्ट में P1 अपॉन P2। सर कौन सा फार्मूला अप्लाई करें? देखो अगर 10 का फैक्टर है, मान लो अगर लॉग 10 आ गया है कि नहीं, V2 अपॉन V1 का जो वैल्यू है वो 10 आ गया, P1 अपॉन P2 का वैल्यू 1/100 1/10 यानी 10 का फैक्टर इस तरह से आया तो लॉग वाला फार्मूला, क्योंकि लॉग 10 का वैल्यू आपको आता है 1 के बराबर। तो डिपेंड करता है कि सिचुएशन में कि वैल्यू P1 अपॉन P2 या V2 अपॉन V1 का वैल्यू क्या आ रहा है, एलएन वाला फार्मूला लगाएं या लॉग वाला, दोनों से ही आंसर आपका सेम आने वाला है। तो ये जो फार्मूला है एलएन का और लॉग का, बढ़िया से इसको रट लेना है, याद कर लेना है। बिना फार्मूला का आप फिजिकल केमिस्ट्री तो सोच भी नहीं सकते। बार बार फार्मूले को रिवाइज करो, बार बार लिखो और उसको याद कर लेना है। तो फार्मूला याद हुआ किस प्रोसेस के लिए? रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। जैसे ही कह दिया वर्क डन का फार्मूला -nRT ln V2 अपॉन V1 या -nRT ln P1 अपॉन P2। ln में लॉग में इसी फार्मूला को गुना कर देंगे 2.303 से 2.303 से। कभी कभी क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर का जिक्र नहीं करता, यानी टेम्परेचर दिया हुआ नहीं होगा। पहले बताओ टेम्परेचर किस में रखते हो? केल्विन में। टेम्परेचर मस्ट ऑलवेज बी इन केल्विन। तो टेम्परेचर नहीं दिया, नंबर ऑफ मोल नहीं दिया, क्वेश्चन में प्रेशर और वॉल्यूम की बात कर रहा, या तो P1 दे दिया, V1 दे दिया, P2 दे दिया, V2 दे दिया। तो देखो प्रोसेस कैसा है? आइसोथर्मल।
बॉयल्स लॉ आइसोथर्मल आइडियल गैस के लिए याद होना चाहिए कि पीवी का वैल्यू कांस्टेंट होता है, अर्थात P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो एनआरटी के जगह पर पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो एनआरटी के जगह पर इस फार्मूले में या तो P1 V1 रख सकते हैं या तो P2 V2 रख सकते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा प्रेशर ऑफ वॉल्यूम का, तो एनआरटी के जगह पर, इस एनआरटी के जगह पर या तो P1 V1 पुट करोगे या तो P2 V2 पुट करोगे, तो आपका वर्क डन के लिए आंसर आ जाएगा। अगर वर्क आ गया तो क्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? क्यू के लिए फॉर्मूला -W है कि नहीं, तो क्यू भी आ जाएगा। अब हम लोग सीखेंगे कि वर्क डन इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में किस तरह से कैलकुलेट किया जाए। प्रोसेस आइसोथर्मल है और इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल का मतलब प्रोसेस फास्ट है, कंप्लीट होने वाला प्रोसेस है। तो यहाँ पर एक सूत्र को समझना पड़ेगा। कभी भी इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है तो उसमें एक्सटर्नल प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाता है। एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट, ये सूत्र है, इसको याद रखना। कभी भी क्वेश्चन में ये मेंशन कर दिया कि एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है तो समझ लेना कि वह जो प्रोसेस है इरिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल को पहचानने का तरीका भी है। रिवर्सिबल ग्राफ दिया तो रिवर्सिबल, और क्वेश्चन में लिख दिया कि एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रोसेस होगा इरिवर्सिबल। जिसने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री के थर्मोडायनेमिक्स में जिसने पहचान लिया, वो बड़े आराम से क्वेश्चन को कर सकता है, क्योंकि तभी तो पता चलेगा कि फार्मूला हमें रिवर्सिबल वाला लगाना है कि इरिवर्सिबल, क्योंकि दोनों का जो फार्मूला होता है वो डिफरेंट होता है। तो इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस से किसी भी इरिवर्सिबल प्रोसेस में अभी सीखा बड़ा ही महत्वपूर्ण सूत्र है इन इरिवर्सिबल। देखो, इरिवर्सिबल को हम शॉर्ट में IRR लिखेंगे, इसका अर्थ होगा इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में एक्सटर्नल प्रेशर PEXT मतलब एक्सटर्नल प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। ये सब सूत्र है, ये सब याद रखने वाली बात है, सब कॉन्सेप्ट है। तो भाई वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, और एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है। यदि एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट होता है तो वर्क के लिए हमारे पास तो फार्मूला है ना भाई, -PEXT V2 - V1। V1 क्या? इनिशियल वॉल्यूम सिस्टम का, और V2 फाइनल वॉल्यूम। अगर क्वेश्चन में इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम दे दिया, एक्सटर्नल प्रेशर दे दिया, तो फार्मूला इसी से आंसर आपका आ जाएगा। यानी इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन का इसी से आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में टेम्परेचर मेंशन किया और प्रेशर मेंशन किया, तो हम वॉल्यूम को टेम्परेचर और प्रेशर के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं। V इक्वल टू क्या? तुम्हें पता है कि V इक्वल टू आइडियल गैस है तो nRT एंड डिवाइड बाई P होता है। यानी इस फॉर्मूले को ध्यान से देखोगे, डेरिवेशन भी बढ़िया से ध्यान से देखना चाहिए, तभी पूरी की पूरी चीज़ें समझ में बढ़िया से आती है। -P एक्सटर्नल, फाइनल वॉल्यूम, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, यानी V2 लिखना चाहोगे तो nRT डिवाइड बाई P2। nRT डिवाइड बाई P2, फाइनल वॉल्यूम के करस्पॉन्डिंग फाइनल प्रेशर P2 माइनस V1 nRT एंड डिवाइड बाई P1। सर ये यहाँ पर भी T, यहाँ पर भी T। टेम्परेचर तो आइसोथर्मल प्रोसेस में कांस्टेंट रहता है, T1 इक्वल टू T2। ये P1 इनिशियल प्रेशर है और P2 फाइनल प्रेशर है सिस्टम का। सिस्टम क्या है? आइडियल गैस। यानी कि हमारे पास एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फार्मूला निकल करके आने वाला है। इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए एक फार्मूला आया -PEXT, EXT का मतलब एक्सटर्नल, nRT को बाहर कर दिया, कॉमन ले लिया, 1/P2 - 1/P1। तो एक फार्मूला आया जहां पर कि P1 याद कर लेना है, दिस इज इनिशियल प्रेशर ऑफ गैस
एंड P2 इज फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस। तो हम लोग समझेंगे कि ये जो प्रोसेस है इरिवर्सिबल वाला होता कैसे है। फीलिंग आनी चाहिए कि इरिवर्सिबल प्रोसेस जो फास्ट होता है किस तरह से होता है। तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि इरिवर्सिबल प्रोसेस होता कैसे है और उसके न्यूमेरिकल किस तरह से हम लोग करें। तो हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है वो होता कैसे है। फीलिंग आना चाहिए। वर्क भी कैलकुलेट करेंगे, वर्क डन इन वन स्टेप इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। तो पहले समझते हैं भाई, एक कंटेनर है और इसमें आइडियल गैस रखा गया है और ये फिटेड विथ मूवेबल पिस्टन। ये जो है वो पिस्टन है, दिस इज पिस्टन, और ये मूव कर सकता है ऊपर भी और नीचे भी, फ्रिक्शनलेस है, मासलेस है। आइडियल गैस इसमें, सिस्टम जो आइडियल गैस है, गैस रखा है इसमें। इनिशियल जो प्रेशर गैस का था वो 10 atm के बराबर है और वॉल्यूम मान लो कि V1 के बराबर है। अब इसके ऊपर में, यानी कि इस पिस्टन पर, गैस के ऊपर में हमने 5 एटमॉस्फेयर का एक ब्रिक रख दिया, मतलब एक ब्रिक रखा जिसके कारण कि जो प्रेशर है वो 5 atm के बराबर है। तो ये जो प्रेशर है 5 atm जो कि गैस पर अप्लाई हो रहा है, ये एक्सटर्नल प्रेशर हुआ। बात समझ में आई? आइडियल गैस है, 10 एटमॉस्फेयर इनिशियल प्रेशर पर है, बाहर में एक ब्रिक रखा और उस ब्रिक के चलते, ईंट के चलते जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है गैस पर वो 5 atm के बराबर है। तो जो बाहर में जो ईंट रखा है उसके चलते जो प्रेशर है उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल प्रेशर। यानी एक्सटर्नल प्रेशर 5 atm के बराबर है और गैस का प्रेशर 10 atm के बराबर है। अब दिमाग लगाओ, क्या होगा? एक्सपेंशन होगा या कंप्रेशन होगा? एक्सपेंशन का मतलब वॉल्यूम बढ़ना और कंप्रेशन का मतलब वॉल्यूम घटना। क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ेगा गैस का कि घटेगा? तो आइडियल गैस का प्रेशर ज़्यादा है और ऊपर का प्रेशर कम है, तो क्या करेगा? गैस धक्का देगा, इस ब्रिक को धक्का देगा, ऊपर की ओर जाएगा, एक्सपेंशन होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। कब तक बढ़ेगा? वॉल्यूम तब तक बढ़ता रहेगा जब तक कि गैस का भी प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर ना हो जाए। इक्विलिब्रियम में जब आएगा, कब आएगा? जबकि बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर दोनों बराबर हो जाए। तो बाहर का प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर तो अभी भी 5 atm के बराबर ही है। एक्सटर्नल प्रेशर को इरिवर्सिबल प्रोसेस में कांस्टेंट तो रखा ही जाता है। तो बताओ कि ये जो एक्सपेंशन का प्रोसेस हुआ, स्लो हुआ कि फास्ट हुआ? भड़ाक से हो गया, अचानक से हो जाएगा। जैसे ही 10 एटमॉस्फेयर और बाहर में 5 एटमॉस्फेयर है, अगर मैं हाथ से दबा करके इसके रोका हूं और हाथ को उठाऊंगा, या अचानक से एक्सपेंशन होगा, स्लो नहीं बल्कि फास्ट होगा, प्रोसेस फास्ट होगा। फिर से सुनो ध्यान से, प्रोसेस फास्ट होगा। फास्ट होने वाला प्रोसेस रिवर्सिबल के इरिवर्सिबल, फास्ट होने वाला प्रोसेस इरिवर्सिबल। तो प्रोसेस कैसा हुआ? इरिवर्सिबल। और चूंकि टेम्परेचर यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा इसलिए आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल भी है, इरिवर्सिबल भी है। कितने स्टेप में हुआ? एक स्टेप में हो गया। एक स्टेप में अचानक से प्रेशर इस गैस का 10 एटमॉस्फेयर से घट करके 5 एटमॉस्फेयर हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे एक्सपेंशन का प्रोसेस है। इरिवर्सिबल है चूंकि ये फास्ट है और एक ही स्टेप में हुआ, इसलिए वन स्टेप इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन का ये प्रोसेस हुआ। अब इसके लिए वर्क डन कैलकुलेट करना है कि नहीं? वर्क डन इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमें कैलकुलेट करना है। क्या सिखाया था? -P एक्सटर्नल, ध्यान से देखोगे, एंड V2 - V1, वो फार्मूला तो था ही था, V2 - V1। ध्यान से देखो, सब ध्यान से देखो, क्या एक्सटर्नल प्रेशर और गैस का फाइनल प्रेशर P2 दोनों बराबर हो गया कि नहीं? इरिवर्सिबल वन स्टेप प्रोसेस में बाहर का प्रेशर और गैस का प्रेशर दोनों बराबर हो जाता है। यानी कि इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर और P2 दोनों बराबर हो गया, इट इज नथिंग बट P2। तो -P2
सिस्टम का फाइनल प्रेशर एंड V2 माइनस V1। यानी क्वेश्चन में एक्सटर्नल प्रेशर के बारे में जिक्र ना किया हो, कहता है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस है और गैस का इनिशियल प्रेशर P1 था और फाइनल प्रेशर P2 था और हमें जरूरत है एक्सटर्नल प्रेशर का फॉर्मूले में इरिवर्सिबल के लिए। तो ध्यान देना है कि एक्सटर्नल प्रेशर कहो या P2 कहो, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो यहां पर सीखने वाली बात, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिस्टम का यानी गैस का एक्सटर्नल प्रेशर और गैस का फाइनल प्रेशर दोनों बराबर होता है। टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में इस फार्मूले को लिख सकते हैं। इरिवर्सिबल आइसोथर्मल के लिए एक और फार्मूला, माइनस P2 nRT 1/P2 माइनस 1/P1। ये कहाँ से आया? अभी तो सिखाया था। V2 को लिख सकते हैं nRT/P2 और V1 को लिख सकते हैं nRT/P1। यानी क्वेश्चन में P1 दिया, P2 दिया, टेम्परेचर दिया, नंबर ऑफ मोल दिया, तो इरिवर्सिबल आइसोथर्मल के लिए इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। और क्वेश्चन में यदि वॉल्यूम दिया, V1 दिया, V2 दिया और इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो इस फार्मूले को यूज कर लेंगे, माइनस P2 V2 माइनस V1। तो हम लोगों ने सीख लिया वर्क डन इन वन स्टेप इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। इसके पहले वाला केस एक्सपेंशन का था, वॉल्यूम बढ़ रहा था, सिस्टम का गैस का वॉल्यूम बढ़ रहा था। तो जिस तरह से एक्सपेंशन होता है उसी तरह से कंप्रेशन होता है। कंप्रेशन का मतलब वॉल्यूम घटना और एक्सपेंशन का मतलब वॉल्यूम बढ़ना। तो चलो कंप्रेशन वाला केस लेते हैं, एकदम उसी तरह से है, समझना बड़ा आसान है। कोई एक कंटेनर लिया, इसमें मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है, मूवेबल के साथ साथ फ्रिक्शनलेस है, इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है और मासलेस भी है। इस बार आइडियल गैस P1 जो लिया है, इनिशियल प्रेशर 5 atm के बराबर है और बाहर का जो प्रेशर, जो ब्रिक रखा है, उस ब्रिक के चलते जो प्रेशर है वो अंदर के प्रेशर से ज़्यादा है। ये ब्रिक है और इसके चलते गैस पर जो प्रेशर लग रहा है 10 एटमॉस्फेयर। बाहर का प्रेशर को क्या बोलते हैं? बोलो सब, एक्सटर्नल प्रेशर, PXT मतलब एक्सटर्नल प्रेशर। यानी इस बार एक्सटर्नल प्रेशर गैस के प्रेशर से ज़्यादा है। बोलो भाई क्या होगा? मान लो कि इस तरह से हम इसको पकड़े हुए थे तो ये रुका हुआ था सिस्टम, लेकिन जैसे ही हमने इसको छोड़ दिया, फ्री छोड़ दिया, तब क्या होगा? कंप्रेशन होगा कि एक्सपेंशन होगा? ये जो पिस्टन है नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा? कॉमन सेंस, ऊपर का प्रेशर ज़्यादा, नीचे का प्रेशर कम, तो क्या जाएगा? नीचे जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा। तो क्या बोलेंगे उसको? कंप्रेशन। स्लो होगा कि फास्ट होगा? बोलो सब, फास्ट होगा। भड़ाक से हो जाएगा, अचानक से दब जाएगा। तो भड़ाक से होने वाला प्रोसेस, फास्ट होने वाला प्रोसेस कैसा? इरिवर्सिबल। तो बताओ ये प्रोसेस कैसा होगा? रिवर्सिबल के इरिवर्सिबल? इरिवर्सिबल। पहचानने आना भी चाहिए। फास्ट होने वाला प्रोसेस जो है वो कैसा होता है? इरिवर्सिबल। और एक्सट्रीमली स्लो होने वाला जो प्रोसेस होता है वो कैसा होता है? रिवर्सिबल। तो ये बहुत फास्ट प्रोसेस होगा, इरिवर्सिबल। क्या हुआ? एक्सपेंशन हुआ कि कंप्रेशन हुआ? कंप्रेशन होगा। तो इरिवर्सिबल कंप्रेशन, और चूंकि T कांस्टेंट होगा तो इरिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। कितने स्टेप में होगा? एक ही स्टेप में दब जाएगा, एक स्टेप में दब गया, इसलिए इसको बोलेंगे वन स्टेप इरिवर्सिबल कंप्रेशन, है कि नहीं? क्या बोलेंगे? वन स्टेप इरिवर्सिबल कंप्रेशन। समझ में आया? गैस का प्रेशर 5 एटमॉस्फेयर था और बाहर का प्रेशर 10 एटमॉस्फेयर था। बाहर का प्रेशर गैस के प्रेशर से ज़्यादा है। क्या करेगा? दबाएगा। कब तक दबाएगा? जब तक कि अंदर का प्रेशर भी 10 एटमॉस्फेयर के बराबर ना हो जाए। रुकेगा कब भाई? रुकेगा तब, इक्विलिब्रियम पर तब आएगा जबकि अंदर और बाहर का प्रेशर बराबर ना हो जाए। लेकिन बाहर का प्रेशर अभी भी 10 एटमॉस्फेयर के बराबर। यही तो सूत्र बता रहा हूं कि इरिवर्सिबल में एक्सटर्नल प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाता है। बोलो मेरे साथ साहब, इरिवर्सिबल प्रोसेस में एक्सटर्नल प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाता है। तो एक्सटर्नल प्रेशर 10 atm से 10 atm ही रहा, वो चेंज नहीं किया। और गैस का प्रेशर भी एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो गया। एक्सपेंशन में भी एक्सटर्नल प्रेशर और फाइनल प्रेशर गैस का बराबर था, और कंप्रेशन में भी एक्सटर्नल प्रेशर और गैस का प्रेशर दोनों बराबर है। यानी एक्सटर्नल प्रेशर इज इक्वल टू
फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस, है कि नहीं? तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा सर? इरिवर्सिबल प्रोसेस है, वन स्टेप में हुआ, कंप्रेशन हुआ, तो इसके लिए फार्मूला इरिवर्सिबल के लिए ये फार्मूला एकदम पक्का, एक्सटर्नल प्रेशर माइनस पी एक्स टी एंड V2 माइनस V1, फार्मूले को चेंज नहीं करना है। सर वो एक्सपेंशन में माइनस था तो यहाँ पर प्लस कर दे, अरे ना भैया, बहुत बच्चा करता है ये, तुम मत करना, लेकिन है कि नहीं? फार्मूला तो वही लगना है, माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1, चाहे एक्सपेंशन हो चाहे कंप्रेशन। इतना समझा रहे हैं फिर भी कुछ बच्चा मैथ्स में करेगा, लिखेगा नीचे में, सर वो माइनस से प्लस क्यों नहीं हुआ? अरे भैया ये V2 माइनस V1 है ना, जब कंप्रेशन होगा तो ऑटोमेटिकली ये वाला वैल्यू निगेटिव हो जाएगा। वॉल्यूम अब घट गया, पहले ज़्यादा था, तो ये घटाओगे तो क्या होगा? निगेटिव निगेटिव निगेटिव, ऑटोमेटिकली कंप्रेशन में वर्क डन पॉजिटिव आना चाहिए तो पॉजिटिव आ जाएगा। फार्मूला को चेंज नहीं करना है, ये माइनस ही रहेगा, चाहे एक्सपेंशन हो चाहे कंप्रेशन हो। एक्सपेंशन में भी माइनस, कंप्रेशन में भी माइनस। एक्सपेंशन में ऑटोमेटिकली निगेटिव रिजल्ट आएगा वैल्यू पुट करने पर, और कंप्रेशन में ऑटोमेटिकली पॉजिटिव रिजल्ट आएगा वैल्यू पुट करने पर। आपको फार्मूला में साइन जैसे है वैसे ही रखना है, प्लस और माइनस अपने दिमाग से सोच करके नहीं करना भैया। तो एक्सटर्नल प्रेशर P2 के बराबर है, यानी इस फार्मूले को लिख सकते हैं माइनस P2 V2 माइनस V1। सर ये फार्मूला तो अभी जो आप डिराइव किए थे एक्सपेंशन वाला, तो बिल्कुल वही होगा, तो मैं कह रहा हूं कि वही होगा, दूसरा फार्मूला नहीं होगा। एक्सपेंशन में वॉल्यूम बढ़ेगा, कंप्रेशन में वॉल्यूम घटेगा, लेकिन फार्मूला एग्जैक्टली वही होगा। क्वेश्चन में अगर वॉल्यूम दिया, प्रेशर दिया, तो इसी फार्मूले को अप्लाई कर दोगे, है कि नहीं? लेकिन अगर क्वेश्चन में टेम्परेचर दिया, नंबर ऑफ मोल दिया और प्रेशर की बात किया तो कोई बात नहीं, अभी सिखाया था भाई, माइनस P2 एनआरटी को बाहर कर लेते हैं और यहां पर 1/P2 माइनस 1/P1, इस फार्मूले को लगा देंगे, टेम्परेचर का वैल्यू पुट कर देंगे, P2 और P1 क्वेश्चन में दिया रहेगा, हमें वर्क डन इरिवर्सिबल का मिल जाएगा। क्या सीखा? इरिवर्सिबल फास्ट प्रोसेस होता है, इरिवर्सिबल में एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट रखा जाता है, और कभी भी इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो ये फार्मूला एकदम फिक्स, माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। आइसोथर्मल इरिवर्सिबल चाहे एक्सपेंशन हो चाहे कंप्रेशन हो, दोनों के लिए सेम ही फार्मूला होगा, फार्मूला डिफरेंट नहीं होगा। ऑटोमेटिकली वॉल्यूम या प्रेशर के वैल्यू पुट करने पर एक्सपेंशन में निगेटिव रिजल्ट आएगा और कंप्रेशन में पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तो सर ये एक स्टेप 2 स्टेप भी होता है क्या? बिल्कुल होता है, 2 स्टेप भी होता है, 3 स्टेप भी होता है, इनफाइनाइट स्टेप्स भी होते हैं, वो आगे बात करेंगे, एक एक स्टेप लेकर के चलते हैं ना। तो आइसोथर्मल रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का क्वेश्चन किस तरह से करें उसको हम लोग न्यूमेरिकल से समझते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज एक्सपेंडेड आइसोथर्मली एट 27 डिग्री सेल्सियस। क्या लिखा? आइसोथर्मली मतलब क्या? टेम्परेचर कांस्टेंट है कि नहीं, एट 27 डिग्री सेल्सियस। समराइज करते जाओ, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, आइसोथर्मल प्रोसेस है यानी T कांस्टेंट है, फ्रॉम 10 atm टू 1 atm आइडियल गैस है। शुरुआत का प्रेशर, फ्रॉम का मतलब क्या? शुरुआत का, 10 atm यानी इनिशियल प्रेशर 10 atm दिया और फाइनल प्रेशर घट कर 1 एटमॉस्फेयर हुआ। एक्सपेंशन है ना, तो एक्सपेंड जब चीज़ें करती है तो प्रेशर क्या होगा? घटेगा। कंप्रेशन में प्रेशर बढ़ता है, एक्सपेंशन में प्रेशर घटता है। तो प्रेशर घट गया, क्या क्या कैलकुलेट करना है? वही जो 4 पैरामीटर हम लोग पढ़ रहे हैं वही निकालना है, डेल्टा यू, डेल्टा एच, क्यू और डब्ल्यू। यानी बेसिकली क्वेश्चन में कहता है कि नंबर ऑफ मोल 1 क्वेश्चन में लिया गया आइडियल गैस का, एन दिया हुआ 1 मोल। आइसोथर्मल प्रोसेस 27 डिग्री सेल्सियस पर हो रहा है। 27 डिग्री सेल्सियस का मतलब केल्विन में, टेम्परेचर मस्ट ऑलवेज बी इन केल्विन। यानी टी का वैल्यू 27 में ऐड करोगे 273, तो कितना हो गया? 300 केल्विन। हमें कैलकुलेट करना है डेल्टा यू, डेल्टा एच, क्यू और डब्ल्यू। 4 पैरामीटर जो सीख रहे हैं उसी को कैलकुलेट करना है। इफ द प्रोसेस इज रिवर्सिबल, क्वेश्चन का पार्ट ए,
एंड इफ द प्रोसेस इज इरिवर्सिबल, क्वेश्चन का पार्ट बी, दो क्वेश्चन है कि नहीं? तो पहले ए पार्ट करते हैं, क्वेश्चन का पार्ट ए रिवर्सिबल है ना। यदि यह प्रोसेस रिवर्सिबल होता, लिख दिया क्वेश्चन में, रिवर्सिबल का मतलब एक्सट्रीमली स्लो होता, तो डेल्टा यू डेल्टा एच क्यू और डब्ल्यू निकालो। देखो भाई आइसोथर्मल कह दिया ना, आइसोथर्मल कह दिया ना, तो दो आंसर तो तुमको ऐसे ही आ गया। डेल्टा यू का वैल्यू 0 और डेल्टा एच का वैल्यू भी 0। आइसोथर्मल प्रोसेस में कहेगा कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, चीज़ें ऐसी हुई वैसे एक्सपेंशन हुआ, कंप्रेशन हुआ। डेल्टा यू बताओ, डेल्टा एच बताओ आइडियल गैस के लिए। तो डेल्टा यू और डेल्टा एच आंख मूंद करके 0 करोगे। डेल्टा यू एन सी बी डेल्टा टी 0 तो डेल्टा यू 0, और डेल्टा एच भी एन सी पी डेल्टा टी 0 तो डेल्टा एच भी 0। ये तो अभी पढ़ा, यानी कि दो पैरामीटर तो आंख मूंद करके फटाक से हम लोग बता सकते हैं डेल्टा यू 0 और डेल्टा एच भी 0 होगा। चाहे प्रोसेस रिवर्सिबल हो इरिवर्सिबल हो, आइसोथर्मल कह दिया तो डेल्टा यू 0 और डेल्टा एच भी 0 है कि नहीं। और क्या पूछा, क्यू, तो क्यू इक्वल टू क्या, माइनस डब्ल्यू। और वर्क डन का फॉर्मूला कौन सा लें सर? प्रोसेस को पहचानो ना, आइसोथर्मल के साथ साथ रिवर्सिबल आइसोथर्मल के लिए फार्मूला दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए। एक वॉल्यूम वाला था और एक प्रेशर वाला था। फार्मूला था माइनस ए एन आर टी एल एन वी टू अपॉन वी वन या माइनस ए एन आर टी एल एन पी वन अपॉन पी टू। कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करें सर? डेटा देखो ना भाई, डेटा किसकी बात कर रहा है, प्रेशर की बात कर रहा है कि वॉल्यूम की बात कर रहा है? प्रेशर की बात कर रहा है, तो प्रेशर वाला फार्मूला लगाओगे। अब सर एल एन में भी था, लॉग में भी था, तो भगवान ने दिमाग दिया, क्यों दिया? यूज करने के लिए। तो प्रेशर का रेशियो लेकर के देखो, P1 अपॉन P2 या P2 अपॉन P1, क्या 10 का फैक्टर आ रहा है? P1 अपॉन P2 करोगे तो कितना आ जाएगा? 10 अपॉन 1, 10 के बराबर आएगा। तो log 10 तुमको पता है कि, लेकिन ln 10 आपको पता नहीं। log 10 तो सबको पता होता है, जितना भी मैथ्स बेसिक मैथ्स पढ़ा है, log 10 का वैल्यू कितना होता है? 1। तो log वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, है कि नहीं? तो वर्क डन के लिए फार्मूला लॉग वाला क्या था, सबको याद है? बताओ मुझे। -2.303 nRT एंड लॉग P1 अपॉन P2। ध्यान रहे माइनस है और प्रेशर में P1 अपॉन P2। ये अगर वॉल्यूम रहता तो V2 अपॉन V1 होता। वैल्यू पुट करते हैं तो -2.303, नंबर ऑफ मोल 1 है, दिया हुआ है 1 मोल। R का वैल्यू क्या लोगे? तो डिपेंड करता है कि आंसर किस में दिया। ये भी मैं बार बार बताते रहा हूं, अगर आंसर वर्क का जूल में दिया तो R का वैल्यू 8.314 लोगे। अगर वर्क का आंसर कैलोरी में दिया तो R का वैल्यू 2 लोगे। चलो मान लो कि आंसर जूल में है तो R का वैल्यू 8.314 एंड टेम्परेचर मस्ट ऑलवेज बी इन केल्विन। लॉग P1 10 एंड डिवाइड बाई 1, तो log 10 का वैल्यू कितना होता है? 1 के बराबर। यानी वर्क डन का आंसर आपके पास जूल में आया -2.303 मल्टीप्लाइड बाई 8.314 मल्टीप्लाइड बाई 300, इतना क्या? जूल के बराबर। तो तीसरा पैरामीटर भी मिल गया। 3 पैरामीटर अभी तक आप कैलकुलेट कर चुके हैं, डेल्टा यू, डेल्टा एच और डब्ल्यू। ये जो क्यू है उसके लिए तो फार्मूला ना क्या, Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। यानी कि Q माइनस लगाओ तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 2.303 मल्टीप्लाइड बाई 8.314 मल्टीप्लाइड बाई 300, इतना जूल के बराबर हुआ। देख करके बताओ कि ये जो हीट का ट्रांसफर है नेगेटिव की पॉजिटिव? पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब क्या? सिस्टम में हीट ऐड किया जा रहा है, सिस्टम में हीट ऐड किया जा रहा है, यानी आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क तो नेगेटिव होगा, एक्सपेंशन में वर्क डन नेगेटिव। लेकिन Q का वैल्यू पॉजिटिव का मतलब सिस्टम में हीट को ऐड किया जा रहा है, सिस्टम यानी आइडियल गैस हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये तो हुआ रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट इरिवर्सिबल, क्वेश्चन वही है, लेकिन यदि आइसोथर्मल प्रोसेस इरिवर्सिबली होता तो 4 पैरामीटर का वैल्यू क्या होता? देखो भाई क्वेश्चन का बी पार्ट करते हैं। प्रोसेस कैसा है? इरिवर्सिबल आइसोथर्मल। निकालना क्या है? डेल्टा यू, डेल्टा एच, क्यू और डब्ल्यू। आइसोथर्मल कह दिया ना
तो डेल्टा यू का वैल्यू 0, चाहे प्रोसेस रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, और डेल्टा एच का वैल्यू भी 0 के बराबर है ना। देख तो कॉन्सेप्ट हम लोग सीख रहे हैं कि आइसोथर्मल कह दिया रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, डेल्टा यू भी 0 होगा और डेल्टा एच भी 0 होगा। चाहे एक्सपेंशन का केस हो चाहे कंप्रेशन का केस हो, उससे कोई मतलब नहीं। आइसोथर्मल कह दिया तो डेल्टा यू 0 और डेल्टा एच भी 0 होगा। अब रह गई वर्क की बात। वर्क कैसे कैलकुलेट करोगे? तो वर्क इरिवर्सिबल के लिए एक अलग ही फार्मूला था, चाहे एक्सपेंशन हो चाहे कंप्रेशन हो, दोनों के लिए फार्मूला सेम था। फार्मूला रिकॉल करो, -P2 nRT 1/P2 -1/P1, है ना। रिवर्सिबल के लिए अलग फार्मूला और इरिवर्सिबल के लिए फार्मूला अलग, ये ध्यान में रखना जरूरी है। P2 का वैल्यू तुम्हें पता है, 1 एटमॉस्फेयर, तो -1, नंबर ऑफ मोल 1, आर का वैल्यू जूल में 8.314, टेम्परेचर मस्ट ऑलवेज बी इन केल्विन 300, 1/P2 दैट इज 1/1, 1/P1 1/10। इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, यानी इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क डन का वैल्यू जो आया वो आया -0.9, एक में से 0.1 को घटाओ 0.9 मल्टीप्लाइड बाई 8.314 मल्टीप्लाइड बाई 300, इतना क्या आया? जूल के बराबर। तो वर्क डन इरिवर्सिबल के लिए आया। क्यों? तो बड़ा आसान, माइनस वर्क डन है कि नहीं, तो हो जाएगा 0.9 इंटू 8.314 मल्टीप्लाइड बाई 300। तो चारों पैरामीटर हम लोग को मिल गया एक्सपेंशन के केस में। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो एक्सपेंशन का केस था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि क्या कहता है। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली टेम्परेचर कांस्टेंट है ना। जिसको इंग्लिश में दिक्कत होती है वो एक एक सेंटेंस को पढ़ो, उसको हिंदी में कन्वर्ट करो और फिर समझो कि प्रोसेस क्या हो रहा है। कंप्रेशन हो रहा है, वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर बढ़ेगा और वॉल्यूम घटेगा। आइसोथर्मली मतलब टी का वैल्यू कांस्टेंट और वो दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस। तो पहले तो पहचान लिया कि आइसोथर्मल है और टी कांस्टेंट है, टेम्परेचर मस्ट ऑलवेज बी इन केल्विन। तो 27 को हमने 273 ऐड कर दिया, 300 केल्विन के बराबर है कि नहीं। फ्रॉम 1 atm टू 10 atm, फ्रॉम 1 atm मतलब शुरुआत का प्रेशर तुम्हारे पास दिया हुआ है 1 एटमॉस्फेयर के बराबर। फ्रॉम जब कहे ना तो इनिशियल प्रेशर है और टू जो कहे उसके बाद जो लिखे वो फाइनल प्रेशर है। तो टू 10 atm, P2 का वैल्यू 10 atm, घट गया कि बढ़ गया? प्रेशर बढ़ गया। अरे बढ़ेगा ही तो, कंप्रेशन जब होता है तो वॉल्यूम घटता है लेकिन प्रेशर बढ़ता है। प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। क्या निकालना है भाई? डेल्टा यू निकालना है, डेल्टा एच निकालना है, क्यू और डब्ल्यू कैलकुलेट करना है। ये 4 पैरामीटर आपको कैलकुलेट करना है, वही तो निकालना है। 4 ही पैरामीटर पूरे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग कर ही क्या रहे हैं? डेल्टा यू, डेल्टा एच, क्यू और डब्ल्यू निकाल रहे हैं। ये आइसोथर्मल पढ़ रहे, और आइसोथर्मल में पहला न्यूमेरिकल एक्सपेंशन का था और एक कंप्रेशन का था। इफ द प्रोसेस इज रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, अब रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल पीछा छोड़ने वाला नहीं है भाई, हमेशा ही पीछा करेगा। अब इसकी आदत डालो कि रिवर्सिबल के लिए फार्मूला अलग और इरिवर्सिबल के लिए फार्मूला डिफरेंट होगा। रिवर्सिबल स्लो प्रोसेस, इरिवर्सिबल फास्ट प्रोसेस। इरिवर्सिबल में एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट रखा जाता है कि नहीं। तो चलो पहले रिवर्सिबल वाला लेते हैं। तो रिवर्सिबल चाहे एक्सपेंशन हो चाहे कंप्रेशन हो, फार्मूला तो सेम ही रखना है। फार्मूला डिफरेंट नहीं होता, फार्मूला सेम ही रखना है। उस फार्मूले में वैल्यू को पुट करने पर निगेटिव निगेटिव आ जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाएगा, जो आना रहेगा वो आ जाएगा। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए पहले कैलकुलेट करते हैं। क्या निकालना है? डेल्टा यू, अरे भाई 5 नंबर तुमको मिल गया, 0। डेल्टा एच 5 नंबर और मिल गया, ये भी 0 होगा। क्यों? आइसोथर्मल कह दिया तो डेल्टा यू 0, डेल्टा एच 0, चाहे एक्सपेंशन हो चाहे कंप्रेशन हो चाहे इरिवर्सिबल हो चाहे रिवर्सिबल, उसको कोई मतलब नहीं है। आइडियल गैस आइसोथर्मल, डेल्टा यू 0 और डेल्टा एच 0 होगा। 2 पैरामीटर मिला। अब रही वर्क डन की बात, रिवर्सिबल है तो फार्मूला याद किया। अब कौन सा फार्मूला अब दिमाग में आया? भगवान ने दिमाग दिया तो इसका इस्तेमाल करते रहना है ना। लॉग वाला लेंगे कि एलएन वाला लेंगे? लॉग वाला लेंगे।
क्योंकि 10 का फैक्टर है तो log 10 तुमको याद है। अब सर ये जो फार्मूला है उसमें वॉल्यूम वाला ले कि प्रेशर वाला ले, डेटा देखो ना किसकी बात कर रहा है, प्रेशर की, तो प्रेशर वाला लिया तो log वाला में ये भी गुना करते हैं। देखो साहब क्या गुना करें 2.303, ये log वाला फार्मूला में लिखना नहीं भूलना। nRT नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है, n इज गिवन 1 मोल। log किसकी बात कर रहा है, प्रेशर की, तो P1 अपॉन P2, ध्यान रहे P2 अपॉन P1 नहीं, P1 अपॉन P2, और ये माइनस साइन, और log है तो गुना करना पड़ेगा 2.303। एक एक पॉइंट को ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी है। वैल्यू को पुट करते हैं तो -2.303, n का वैल्यू 1, r का वैल्यू 8.314 जूल में वैल्यू, मान लो कि आंसर जूल में दिया। एंड टेम्परेचर मस्ट ऑलवेज बी इन केल्विन 300 log P1 अपॉन P2, P1 कितना 1 और P2 कितना 10, यानी 1/10। लॉ की प्रॉपर्टीज मैथ्स वाला स्टूडेंट को बढ़िया से पता होता है, अगर नीट वाला स्टूडेंट है तो उसको मैं बताता हूँ। देखो log 1/10 से, अब 10 को ऊपर और 1 को नीचे करोगे, 10 को ऊपर 1 को नीचे करोगे तो साइन चेंज हो जाता है, यानी log 1/10 इक्वल टू -log 10। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी वर्क डन का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 2.303 मल्टीप्लाइड बाई 8.314 एंड मल्टीप्लाइड बाई 300, और log 10 1/10 नहीं बटा 10/1 अब हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस नहीं रहा बल्कि क्या हो गया प्लस हो गया। और log 10 आपको पता है 1 के बराबर होता है। इस बार वर्क डन पॉजिटिव आ रहा है सर, अरे पॉजिटिव तो आना ही चाहिए ना, कंप्रेशन हो रहा है, वॉल्यूम घट रहा है, वॉल्यूम घटता है तो सिस्टम काम करता है और वर्क पॉजिटिव आता है। सर इसके पहले वाला न्यूमेरिकल और ये वाला एकदम बिल्कुल डिट्टो ऐसा ही लग रहा है, मिलता जुलता है। वो एक्सपेंशन का केस था और एक कंप्रेशन का केस है, वो एक्सपेंशन का केस था और एक कंप्रेशन का केस है। उसमें प्रेशर जो था ना 10 एटमॉस्फेयर से 1 एटमॉस्फेयर पर हुआ था, और इसमें उल्टा चल रहा है, 1 एटमॉस्फेयर से बढ़ा करके 10 एटमॉस्फेयर कर रहे हैं। एक्सपेंशन में 10 से 1 हुआ, कंप्रेशन में 1 से 10 हुआ। टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस और प्रोसेस रिवर्सिबल। रिवर्सिबल की यही तो खासियत है, रिवर्सिबल की यही तो खासियत है कि ए से बी तक जैसे जाते हैं वैसे बी से ए तक आ सकते हैं। रिवर्सिबल में हम पाथ को रिट्रेस कर सकते हैं, जहाँ थे वहीं पर सिस्टम और सराउंडिंग दोनों एक ही साथ पहुँच सकता है। यानी एक्सपेंशन में जितना सिस्टम ने काम किया, न्यूमेरिकल नंबर 1 रिवर्सिबल ए पार्ट देखो, सिस्टम ने वर्क किया था, वर्क का जो आंसर आया था वो आया था -2.303 मल्टीप्लाइड बाई 8.314 मल्टीप्लाइड बाई 300 जूल। आया था कि नहीं, माइनस में था या प्लस में था, यानी बेसिकली न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों का तो सेम है। माइनस का मतलब सिस्टम काम किया और प्लस का मतलब सराउंडिंग काम किया। अर्थात ध्यान से सुनोगे, रिवर्सिबल कहते क्यों है, एक्सपेंशन में जितना गैस ने काम किया कंप्रेशन में उतना ही सराउंडिंग ने सिस्टम पर काम कर दिया, यही तो रिवर्सिबल है। तो रिवर्सिबल एक्सपेंशन में जितना काम हुआ कंप्रेशन में उतना ही वर्क होगा, साइन चेंज हो जाएगा। यानी ए से बी गए थे और बी से ए गए, तो ए पार्ट के लिए वर्क डन भी आ गया, 3 पैरामीटर आ गया, है कि नहीं। और क्या निकालना है, क्यों बोलो सब क्या होता है, -W, तो -2.303 मल्टीप्लाइड बाई 8.314 मल्टीप्लाइड बाई 300 नेगेटिव, यानी कि Q का वैल्यू नेगेटिव। ये नेगेटिव समझ में आता क्या होता है, सिस्टम से जब हीट निकलता है रिलीज होता है तो नेगेटिव, और सिस्टम में हीट जाता है तो पॉजिटिव। तो देख करके बताओ नेगेटिव का मतलब क्या, एक्सपेंशन हो रहा है तो प्लस आया था, कंप्रेशन हो रहा है तो माइनस आ रहा है। यानी जब आइसोथर्मली आप कंप्रेस करते हैं तो सिस्टम से हीट निकलता है, और वर्क कौन कर रहा है, सराउंडिंग काम कर रहा है, प्लस आ रहा है, सराउंडिंग काम कर रहा है किस पर, सिस्टम पर। तो ये सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है कि नहीं, आइसोथर्मल प्रोसेस है ही बड़ा इंटरेस्टिंग। तो क्वेश्चन का ए पार्ट हुआ रिवर्सिबल, क्वेश्चन का बी पार्ट क्या है, इरिवर्सिबल। क्वेश्चन वही है, आइसोथर्मल है, कंप्रेशन हो रहा है, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर से बढ़ करके 10 एटमॉस्फेयर हुआ, लेकिन प्रोसेस यदि इरिवर्सिबल हो
तो डेल्टा यू डेल्टा एच क्यू और डब्ल्यू क्या होगा। तो क्वेश्चन का बी पार्ट, कैसा प्रोसेस, इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल हो या रिवर्सिबल हो, आइसोथर्मल कह दिया तो 5 नंबर तुम्हारा फिक्स है। डेल्टा यू का वैल्यू बोलो सब 0, डेल्टा एच का वैल्यू बोलो सब एक साथ बोलेगा 0 के बराबर, है कि नहीं। यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस हो, रिवर्सिबल हो, इरिवर्सिबल हो, एक्सपेंशन हो, कंप्रेशन हो, डेल्टा यू भी 0 होगा, डेल्टा एच भी 0 होगा। बोलो भारत माता की जय। अब देखो ध्यान से भाई, डेल्टा यू भी मिल गया, डेल्टा एच भी मिल गया, निकालना क्या है, वर्क डन। इरिवर्सिबल के लिए वर्क डन का फार्मूला ही डिफरेंट था। क्या फार्मूला था, फार्मूला था माइनस P2 nRT ब्रैकेट शुरू 1/P2 माइनस 1/P1, यही तो फार्मूला था। अब फार्मूले में वैल्यू को पुट करते हैं, P2 का वैल्यू इस बार 10 एटमॉस्फेयर है तो -10, n का वैल्यू 1, r का वैल्यू 8.314, ध्यान रहे जूल में आंसर लाना है, कैलोरी में रहता तो यही r का वैल्यू क्या होता, 2 होता, टेम्परेचर केल्विन में 1/P2, P2 का वैल्यू 10 और P1 का वैल्यू 1। तो देखो ये निगेटिव -0.9 में 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस, यानी बेसिकली 9 मल्टीप्लाई 8.314 मल्टीप्लाई 300, इतना जूल के बराबर वर्क डन आएगा। इरिवर्सिबल के लिए वर्क डन का वैल्यू हमारे पास ही आया। और Q का वैल्यू क्या होता है, -W के बराबर, वैल्यू तो पुट करना है, तो Q इजकल टू -9 मतलब 8.314 मल्टीप्लाइड बाई 300, इतना जूल के बराबर आएगा। Q नेगेटिव का मतलब सिस्टम से हीट निकल रहा है। तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में वर्क का वैल्यू सेम नहीं बल्कि डिफरेंट है। एक्सपेंशन में वर्क नेगेटिव, कंप्रेशन में वर्क पॉजिटिव। रिवर्सिबल एक्सपेंशन और रिवर्सिबल कंप्रेशन ए से बी हो रहा है और बी से ए हो रहा है, मतलब एक्सपेंशन ए से बी और कंप्रेशन बी से ए, तो न्यूमेरिकल वैल्यू वर्क डन का बराबर होगा। न्यूमेरिकल वैल्यू वर्क डन का बराबर होगा, साइन डिफरेंट होगा, एक्सपेंशन में नेगेटिव और कंप्रेशन में पॉजिटिव। लेकिन इरिवर्सिबल एक्सपेंशन और इरिवर्सिबल कंप्रेशन में वर्क डन का मैग्नीट्यूड बराबर नहीं होगा। इसके पहले वाला क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सपेंशन हुआ, इरिवर्सिबल हुआ, तो वर्क डन का मैग्नीट्यूड कितना था, 0.9 इंटू 8.314 मल्टीप्लाइड बाई 300 जूल, 0.9 था। लेकिन कंप्रेशन के केस में मैग्नीट्यूड की बात करें तो वर्क डन कितना है, 9 मल्टीप्लाइड बाई 8.314 मल्टीप्लाइड बाई 300 जूल, यानी ए से बी जाने में जितना सिस्टम ने वर्क किया उससे ज़्यादा सराउंडिंग को, 10 गुना ज़्यादा सराउंडिंग को वर्क करना पड़ रहा है बी से ए जाने में, कंप्रेशन में। अरे इरिवर्सिबल कहते इसीलिए है कि रिवर्स ना किया सके, रिवर्स ना किया, सिस्टम और सराउंडिंग एक ही पॉइंट पर दोनों ना पहुंच पाए, उसको क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब ये जो हम लोगों ने पढ़ा रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, एक्सपेंशन और कंप्रेशन, दोनों को बढ़िया से न्यूमेरिकल से कंपेयर करेंगे और फिर ग्राफिकली भी समझेंगे। अभी न्यूमेरिकल जो करवाया उसको देखो और देख करके बताओ कि रिवर्सिबल एक्सपेंशन हुआ और इरिवर्सिबल एक्सपेंशन हुआ, पहला न्यूमेरिकल नंबर 1। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 में मैग्नीट्यूड ज्यादा किसका, मैग्नीट्यूड रिवर्सिबल वर्क डन का ज्यादा कि इरिवर्सिबल, दोनों ही निगेटिव, एक्सपेंशन में वर्क डन दोनों ही निगेटिव होगा, एक्सपेंशन में वर्क डन दोनों ही निगेटिव होगा। लेकिन किस केस में वर्क डन का मैग्नीट्यूड एक्सपेंशन में ज्यादा है, देख करके बताओ। तो एक्सपेंशन में रिवर्सिबल का वर्क डन का मैग्नीट्यूड इरिवर्सिबल के वर्क डन के मैग्नीट्यूड से ज्यादा है। लेकिन कंप्रेशन में मामला उल्टा, इरिवर्सिबल का वर्क डन का वैल्यू रिवर्सिबल के वर्क डन के वैल्यू से ज्यादा है, जिसको हम यहां पर समराइज करते हैं। तो न्यूमेरिकल के हेल्प से हम लोगों ने समझ लिया
कि वर्क डन का मैग्नीट्यूड किस केस में ज़्यादा होता है। ये देखो, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हम लिख रहे हैं और ये पूछता हर जगह पूछता है, चाहे IIT एडवांस हो, JEE मेन हो या फिर नीट हो। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत पूछता है। न्यूमेरिकल के हेल्प से हम लोगों ने समझा। पहला न्यूमेरिकल देखो, जब एक्सपेंशन का केस हो तो एक्सपेंशन के केस में न्यूमेरिकल में जा करके देखो भाई, एक्सपेंशन के केस में रिवर्सिबल का वर्क डन का मैग्नीट्यूड, देखो मॉड लगाया, मॉड का मतलब क्या, मैग्नीट्यूड, रिवर्सिबल वर्क डन का मैग्नीट्यूड इरिवर्सिबल के वर्क डन के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा होता है। यानी कि एक्सपेंशन में लीडर होता है कौन, रिवर्सिबल वाला। दोनों ही देखो, ध्यान से सुनो, दोनों ही वर्क डन निगेटिव होगा। तो साइन हटा के बात करें, मैग्नीट्यूड की बात करें कि रिवर्सिबल में वर्क डन का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा इरिवर्सिबल के रिस्पेक्ट में, मैग्नीट्यूड, है ना। अगर ये मॉड हटा दोगे, IIT में क्वेश्चन पूछा है, मॉड अगर हटा दोगे तो मामला उल्टा हो जाता है। मतलब क्या, साइन के साथ माइनस साइन के साथ अगर रखोगे तो ये वाला मैग्नीट्यूड छोटा है और ये वाला क्या है, बड़ा है। तो साइन माइनस ये छोटा और ये माइनस बड़ा, तो ये वाला छोटा हो जाएगा। साइन के साथ मामला उल्टा हो जाता है। कभी भी क्वेश्चन पूछता है तो साइन को हटा करके यानी मैग्नीट्यूड की बात करता है। फिर से ध्यान से सुनो, मैग्नीट्यूड की बात करें, वर्क डन का मैग्नीट्यूड किस केस में, एक्सपेंशन के केस में रिवर्सिबल का ज़्यादा होता है इरिवर्सिबल के रिस्पेक्ट में आइसोथर्मल प्रोसेस में। अब कंप्रेशन वाला न्यूमेरिकल नंबर 2 निकालो पीछे, देखो भाई, नोट करते रहो, कॉपी में लिखते रहा करो, नोट्स बनाते रहना चाहिए तभी तो होगा। स्क्रीनशॉट लो, लेकिन कॉपी पर लिखना बहुत ज़रूरी है। जब आप देखते हैं, लिखते हैं, क्लासरूम प्रोग्राम क्यों हिट था, क्योंकि आप देखते हो, लिखते हो, फिर सीखते हो। इस तरह से जब करते हो तो सीखते ज़्यादा हो, है कि नहीं। तो वो जो आप क्लासरूम में करते हैं यहाँ पर भी फॉलो करते रहना है। देखो, थोड़ा लिखो, स्टॉप करो, पॉज करो, फिर लिखो, है कि नहीं। उस तरह से ज़्यादा सीख पाओगे। तो कंप्रेशन का न्यूमेरिकल लिया, आइसोथर्मल का, तो उसमें हम लोगों ने देखा मामला बिल्कुल उल्टा। कंप्रेशन में वर्क डन दोनों पॉजिटिव, कंप्रेशन में सराउंडिंग काम करता है तो वर्क पॉजिटिव होता है। इसलिए यहाँ पर मॉड लगाने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ मैग्नीट्यूड बोलने की भी जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि वर्क तो पॉजिटिव होता है कंप्रेशन में ना, इसमें वर्क पॉजिटिव होता है। तो इसमें इरिवर्सिबल का जो वर्क है, इरिवर्सिबल का वर्क रिवर्सिबल के वर्क से ज़्यादा होता है। यानी आइसोथर्मल जब कंप्रेशन होता है तो इरिवर्सिबल लीडर है। जब हम कह रहे हैं लीडर, इसका मतलब वर्क डन का वैल्यू इरिवर्सिबल में ज़्यादा। यही जब एक्सपेंशन हो रहा है तो लीडर कौन है, रिवर्सिबल वाला। जब हम कह रहे हैं लीडर है, इसका अर्थ ये हुआ कि रिवर्सिबल में वर्क डन का मैग्नीट्यूड, एक्सपेंशन में मैग्नीट्यूड बोलना जरूरी है। तो एक्सपेंशन में रिवर्सिबल का वर्क डन का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है रिवर्सिबल के केस में। फिर से रिवाइज करें, एक्सपेंशन में लीडर रिवर्सिबल वाला, कंप्रेशन में लीडर इरिवर्सिबल वाला होगा। अब इसको हम लोग ग्राफिकली बढ़िया से समझते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ग्राफिकल भी देता है तो वो भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोगों ने देख लिया कि आइसोथर्मल, एक्सपेंशन और कंप्रेशन में किस केस में वर्क डन का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है। याद रखना है, अगर एक्सपेंशन का केस हो तो रिवर्सिबल का वर्क डन का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, और कंप्रेशन का केस हो तो इरिवर्सिबल का वर्क डन का वैल्यू ज़्यादा होगा, जिसको कि हम लोगों ने न्यूमेरिकल से समझा। अब हम लोग समझते हैं उसी को ग्राफ से, है कि नहीं। तो ग्राफिकल कंपैरिजन ऑफ वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, एक्सपेंशन में लेंगे और कंप्रेशन में लेंगे। इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में सोचते हैं। वर्क डन जो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम लोगों ने लिखा, वर्क डन, वो वर्क डन इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या था, बोलो, सबको याद है। ये फार्मूला -P2 एंड V2 -V1 के था। चाहे एक्सपेंशन का केस हो चाहे कंप्रेशन का केस हो, फार्मूला तो यही है, -P2 एंड V2 -V1, ये फार्मूला है। यानी सिस्टम शुरुआत में P1 यहाँ पर था और वॉल्यूम V1 था, प्रेशर P1 और वॉल्यूम V1। एक्सपेंशन हो रहा है तो शुरुआत में प्रेशर ज़्यादा है और एक्सपेंड करने पर वॉल्यूम बढ़ेगा और प्रेशर क्या होगा, घटेगा। तो सिस्टम वन स्टेप अचानक से एक्सपेंशन हुआ, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन हुआ, तो P1 V1 से P2 V2 गया, प्रेशर घट गया और वॉल्यूम बढ़ गया।
यानी सिस्टम ए से सिस्टम बी, मान लो ये ए है और ये पॉइंट बी है, यहाँ से यहाँ तक गया, तो वर्क डन का जो फार्मूला था इरिवर्सिबल के लिए -P2, यानी ये वाला हाइट, सॉरी ये वाला हाइट P2 तो ये है, ये तो P1 हो गया, ये P2 है, ये वाला हाइट, और V2 - V1, यहाँ से यहाँ तक वॉल्यूम V2 और यहाँ से यहाँ तक V1, तो V2 - V1 ये वाला डिस्टेंस, यानी बेसिकली इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये जो हमने एरिया शेड कर दिया वही तो होगा, ये P2 ये वाला डिस्टेंस एंड V2 - V1 ये वाला डिस्टेंस, यानी वर्क डन का जो मैग्नीट्यूड होगा इसके एरिया के बराबर, ये जो एरिया हमने शेड कर दिया उसी के बराबर होगा, है कि नहीं। तो ये जो एरिया हमने शेड किया ये वर्क डन आएगा किसके लिए, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, उसका मैग्नीट्यूड आएगा। यदि यही एक्सपेंशन हम लोग किए हुए होते रिवर्सिबली, तो रिवर्सिबली का मतलब ग्राफ खींच सकते हैं, रिवर्सिबली का मतलब आइडियल गैस के लिए ग्राफ खींच सकते हैं, और आइसोथर्मल प्रोसेस यदि होता है और ग्राफ खींच सकते हैं तो PV = कांस्टेंट, यानी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर प्रोसेस रिवर्सिबल होता तो कुछ इस तरह से होता, यहाँ से P1 से V1 तक, P1 V1 से P2 V2 तक कुछ इस तरह से जाते, ग्राफ खींच सकते, ग्राफ खींच दिया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है PV = कांस्टेंट आइसोथर्मल के लिए। यानी बेसिकली ये जो हमने डायग्राम खींचा प्रोसेस वो किसके लिए, रिवर्सिबल के लिए। तो PV का डायग्राम है कि नहीं, और उस डायग्राम के नीचे का जो एरिया होता है वर्क डन के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है रिवर्सिबल में। तो देख करके बताओ कि ये जो शेड किया हुआ एरिया इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है, और इस ब्लू लाइन के नीचे ये जो एरिया होगा, ये पूरा एरिया, ज़्यादा एरिया किस केस में होगा। सीधी सी बात है कि रिवर्सिबल वाले का वर्क डन का मैग्नीट्यूड, ये जो है ना एरिया, ये भी हो गया ये भी हो गया, तो ज़्यादा है। ये जो इरिवर्सिबल का एरिया था उससे ज़्यादा, यही तो सिखा रहे, एक्सपेंशन में रिवर्सिबल वाला लीडर होता है, यानी वर्क डन का मैग्नीट्यूड रिवर्सिबल का ज़्यादा होगा एक्सपेंशन में। कंप्रेशन की बात करते हैं, तो कंप्रेशन में सिस्टम का शुरुआत का वॉल्यूम V1 ज़्यादा है, कंप्रेस करने पर वॉल्यूम घटता है V1, V2 कंप्रेस करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा, और कंप्रेस करने पर प्रेशर बढ़ता है। P1 प्रेशर पहले कम था, लेकिन कंप्रेस किया तो प्रेशर P2 बढ़ गया, तो P1 V1 से P2 V2 कंप्रेस जा रहे हो, यानी बेसिकली V1 से लेकर V2 तक जा रहे हो, कंप्रेस कर दिया एक ही स्टेप में, जल्दी से अचानक से हमने क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया। तो फार्मूला तो वही था -P2 V2 - V1, है कि नहीं। तो P2 क्या, ये वाला हाइट, V2 - V1 क्या, ये वाला डिस्टेंस, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, ये जो हाइट P2 है और V2 - V1 के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। यानी ये जो एरिया हमने शेड कर दिया, ये जो एरिया शेड किया पूरा का पूरा, ये जो एरिया है वो किसके लिए है, शेड एरिया वर्क डन का वैल्यू दे देगा इरिवर्सिबल। वैल्यू क्यों बोल रहे, यहाँ पर मैग्नीट्यूड बोलने की जरूरत ही नहीं, क्यों, कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन होता है तो ऑटोमेटिकली वर्क जो होता है वो पॉजिटिव होता है, वहाँ पर मैग्नीट्यूड बोलने की जरूरत नहीं है। तो पूरा का पूरा जो एरिया हुआ वो इरिवर्सिबल के वर्क डन के वैल्यू के बराबर हुआ। लेकिन यही यदि प्रोसेस P1 V1 से लेकर के P2 V2, ये पोजीशन A कह दो, ये पोजीशन B कह दो, अगर P1 V1 से लेकर के P2 V2 तक हम जाते और रिवर्सिबली जाते, तो रिवर्सिबल के लिए तो ग्राफ खींच सकते हैं ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, कंप्रेशन हुआ। तो ये जो हमने ब्लू लाइन से खींचा वो किसके लिए, रिवर्सिबल के लिए। तो रिवर्सिबल का ग्राफ जो हम खींच सकते हैं उसके नीचे का जो एरिया होता है उसके मैग्नीट्यूड के बराबर। तो रिवर्सिबल के नीचे का एरिया तो यही वाला रह गया, खाली सिर्फ इतना ही तो रहा, ब्लू वाला जो किया। देख करके बताओ किसका एरिया ज़्यादा, ब्लैक वाला इरिवर्सिबल का कि ब्लू वाला रिवर्सिबल का। यहाँ से भी देख के बता सकते हैं कि कंप्रेशन में इरिवर्सिबल का वर्क डन का वैल्यू ज़्यादा है रिवर्सिबल के कंपेरिजन में, ग्राफिकली भी सोच सकते हैं। तो कह सकते हैं कि ये जो वर्क डन है किसका, इरिवर्सिबल का, कंप्रेशन में ज़्यादा है किससे, रिवर्सिबल से। कंप्रेशन में लीडर इरिवर्सिबल वाला और एक्सपेंशन में लीडर रिवर्सिबल वाला। तो ये बढ़िया से याद कर लेना है।
अगले क्लास में देखो, आज हम लोगों ने वन स्टेप में पढ़ा, एक स्टेप में एक्सपेंशन और कंप्रेशन आइसोथर्मल प्रोसेस में कैसे होता है उसको न्यूमेरिकल समझा, कॉन्सेप्ट समझा, ग्राफिकली समझा। उसी को हम लोग 2 स्टेप में कर सकते हैं, 3 स्टेप में कर सकते हैं और इनफाइनाइट स्टेप्स में भी कर सकते हैं। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि 2 स्टेप में यदि एक्सपेंशन या कंप्रेशन करना हो तो किस तरह से होता है और उसके न्यूमेरिकल को हम किस तरह से कर सकते हैं। और फिर वही इनफाइनाइट स्टेप्स में करना हो तो क्या हो जाता है, अरे इनफाइनाइट स्टेप में करेंगे तो इनफाइनाइट टाइम लगेगा, और इनफाइनाइट टाइम लगेगा तो इसका मतलब प्रोसेस कैसा हो जाएगा, रिवर्सिबल। यानी कभी भी क्वेश्चन में इनफाइनाइट स्टेप्स की बात करें तो इसका अर्थ हुआ रिवर्सिबल प्रोसेस। कभी भी प्रोसेस में इनफाइनाइट स्टेप्स की बात करें तो प्रोसेस होगा रिवर्सिबल। 1 स्टेप कह दिया, 2 स्टेप कह दिया, 4 स्टेप कह दिया, 3 स्टेप कह दिया, तो स्टेप वाइज करेगा तो प्रोसेस हमेशा ही कंप्लीट होने वाला प्रोसेस होगा, फास्ट होगा और इरिवर्सिबल होगा। तो आज हम लोगों ने 1 स्टेप इरिवर्सिबल एक्सपेंशन और कंप्रेशन पढ़ा। अगले क्लास में 2 स्टेप आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ेंगे, इरिवर्सिबल प्रोसेस, और इनफाइनाइट स्टेप्स के लिए भी पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, रिवाइज करते रहना। थैंक यू वेरी मच।